नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। नामी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल ने जहां पंजाब की सियासत में भूचाल ला दिया, तो वहीं इस वारदात ने उत्तर भारत में गैंग्स और गैंगवार की खौफनाक हकीकत को भी सामने रखा। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर जो है वो ये है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में देहरादून से गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हत्या में मदद करने वाले 6 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और देहरादून में इनकी गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस भी देहरादून पहुंची और देहरादून से इन आरोपियों को लेकर पंजाब पुलिस वापस रवाना हो गई है। तो ये बड़ी खबर आई है। देहरादून से हमारे संवाददाता दिलीप सिंह राठौड़ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिलीप, जरा बताइए, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड एसटीएफ की तरफ से कार्रवाई की गई है, 6 आरोपी मिले हैं जिन्हें पंजाब पुलिस लेकर रवाना हुई है। कैसे इनका ताल्लुक जो है वो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में है, गिरफ्तारी कब हुई, पूरी डिटेल दीजिए आप। शुभांकर, देखिए टोटल 6 लोग हैं जिनको यहाँ से ले जाया गया, जिसमें माना यह जा रहा है कि एक सस्पेक्ट वो हो सकता है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हो सकता है। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उसमें गाड़ियों का जो इस्तेमाल हुआ था उसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये गाड़ियां प्रयुक्त हुई थी और जो जिन लोगों को अरेस्ट किया उनमें से एक व्यक्ति वो है जिन्होंने ये फैसिलिटेटेड किया था कि गाड़ियां कैसे जाएंगी और कहाँ उनको रुकना होगा, किस किस तरीके से उनको आगे के जो हत्या के बाद में जिस तरीके से उनको मदद की गई उसमें ये शामिल बताए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस लगातार पीछे थी और एसटीएफ उत्तराखंड की मदद से उन्होंने नया गांव चौकी पटेल नगर के पास में इन सभी लोगों को हिरासत में लिया है। पंजाब पुलिस इनको लेकर रवाना हो चुकी है। शुभांकर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप सिंह राठौड़ हमारे संवाददाता ये तमाम जानकारियां दे रहे थे। हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर और भी आ रही है और बड़ी खबर यह है कि सिद्धू मूसेवाला का अब से थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम होने वाला है। शुरुआत में परिवार की तरफ से मना किया जा रहा था, परिवार इसका विरोध कर रहा था। परिवार का यह कहना था कि जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाई जाएगी तब तक इस मामले में वो पोस्टमार्टम करने की इजाजत नहीं देंगे। और अब क्योंकि खबर यह सामने आ रही है कि हरियाणा और पंजाब के न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच, उनकी अगुवाई में जांच होगी, लिहाजा परिवार जो है वो पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ चीजें और सामने आएंगी। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर वो है ज्ञानवापी को लेकर, और खबर यह है कि 4 जुलाई को ज्ञानवापी पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आई है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 4 जुलाई को होगी। आज सुनवाई चल रही थी। शुरुआत में मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से दलीलें रखी, 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि ज्ञानवापी मामले की जो अगली सुनवाई है वो अब 4 जुलाई को होगी। तो ये एक लंबा फासला जो है वो भी यहां पर रखा गया है। 4 जुलाई, ये आज 30 तारीख है और क्योंकि ये मई का महीना है, जून के बाद जुलाई में तकरीबन 1 महीने कुछ दिनों के बाद अब यह सुनवाई होगी ज्ञानवापी मामले पर। 4 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है और अब यह खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज सुनवाई थी और इस सुनवाई में अब जो नई जानकारी निकल कर आई है वो यही आई है कि अगली सुनवाई जो है इस पूरे विवाद को लेकर वो 4 जुलाई को होगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर 4 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, इस पूरे मामले को लगातार प्रायोरिटी पर सुना जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वाराणसी जिला अदालत को कहा उसके बाद यह सुनवाई थी, फिर सुनवाई आज हुई और अब 4 जुलाई को अगली तारीख मुकर्रर की गई है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, जिला जज कोर्ट में 4 जुलाई को अगली सुनवाई, तकरीबन 1 महीना कुछ दिनों के बाद आज की सुनवाई में क्या कुछ खास रहा, जरा दर्शकों को तफसील से इस विषय में जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल 4 जुलाई अब अगली तारीख तय की गई है, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के बाद, यानी कि 1 महीने से ज्यादा की जो छुट्टियां हैं उसके बाद जब कोर्ट खुलेगा तो उस वक्त दोबारा से सुनवाई शुरू होगी। आज जो सुनवाई हुई है, आज फिर से मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं। लगातार दूसरा दिन है जब पूरे वक्त तक जो मुस्लिम पक्ष है उसने अपनी दलीलें रखनी शुरू की और कुल कहते हैं 50 पैरा जो कि इस पूरे बिल का है उसमें से
34 से 36 पैरे तक ये लोग लगातार अपनी दलील रखते रहे और आज भी सुनवाई बाकी है। मुस्लिम पक्ष के हिसाब से देखें तो हिंदू पक्ष ने जो बातें उठाई हैं उसको ये पॉइंट टू पॉइंट काउंटर करते हुए ये लोग अपनी दलीलें रख रहे हैं कि आखिर क्यों ये मेंटेनेबल नहीं है, क्यों इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती, क्यों 1991 के कानून ने पूरी तरीके से इस मुकदमे को सुनने से ही बाहर रखा है। तो इन मुद्दों पर लगातार वो अपनी दलीलें कहते रहे और आज पूरे वक्त यानी कि तकरीबन 2 घंटे की जो बहस रही वो मुस्लिम पक्ष ने की है। और हालांकि कल भी कोर्ट खुला है लेकिन चूंकि 1 जून से ये कोर्ट बंद हो रहा है तो अदालत ने अब अगली जो तारीख रख दी है वो 4 जुलाई की रख दी है, यानी कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। और अब देखना ये है कि क्या जो कोर्ट से दूसरी चीजें मिलनी है, यानी कि जो फोटोग्राफ्स और जो वीडियोग्राफी जो कि उस सर्वे रिपोर्ट की हुई है वो उसकी कोई इजाजत मिल पाती है या नहीं, इस पर भी अभी नजर रहेगी। नहीं तो कुमार अभिषेक, क्या बड़ी बातें यही हैं कि आज 2 घंटे सुनवाई होती है, मुस्लिम पक्ष इसमें अपनी दलीलें रखता है, जो वर्शिप एक्ट है उसका हवाला दिया जाता है और 1 महीने कुछ दिनों के बाद ये सुनवाई होगी। इसके अलावा क्या कोई और बड़ी जानकारी या सिर्फ यही आज का कोर्ट का कंक्लूजन था? देखिए, आज का कंक्लूजन लगभग यही है क्योंकि उधेड़ के उन्होंने सारी बातें रखी और आज के दिन मोहम्मद के केस को उन्होंने फोकस किया, जिसके हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अपना बचाव किया। क्या आप मानते हैं समय बर्बाद करने की ये एक कोशिश? ये उनकी लटकाओ भटकाओ अटकाओ की टैक्टिस है, तकनीक है जी। जज ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा? माननीय न्यायालय ने कहा कि कल आप आहूत करिए बहस को, परंतु विपक्षी भाग रहे हैं और उन्होंने 4 जुलाई की तिथि ली है। मान गए, कोर्ट मान गया? हाँ, माननीय न्यायालय ने मान के सीटी के संदर्भ में हमारे पक्ष से यानी हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने बात रखी तो जज साहब ने कहा कि इस पर विचार कर लेते हैं क्योंकि यह गंभीर मामला सेंसिटिव आज संभव नहीं। आज वीडियो फोटोज नहीं मिले? नहीं जी। अब देखिए, कल इस विषय को हम अपने माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। पुनः वो वीडियोस दिखाई दे, फोटो दिखाई दे, उसको लेकर भी बात की गई। उसकी प्रमाणिकता पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और जब तक वो सारी बातें हमारे समक्ष नहीं आ जाती है प्रमाणिक रूप से। आइए इधर आइए। स्टार्ट सर उधर निकल। अरे सर इधर आ जाइए। 1 मिनट सर। हमारे साथ यहाँ पर हिंदू पक्ष के सुमन लाल जी हैं। आज अंदर जब बातचीत हुई सुनवाई के दौरान तो आज जो है वो ऑर्डर करेंगे सीडी के लिए। आज ही ऑर्डर करेंगे, हो सकता है आज सौंप भी दें। अब ये तो ऑर्डर करने के बाद क्या, अब देखिए बोले हैं थोड़ी देर, अब टाइम तो जिला जज कोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई होगी। अब आपको सीधे ले चलते हैं जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
ये गीत आप सभी पत्रकार साथियों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से और आपके मेल पे भेज दिया जाएगा। साथियों, हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर नमो ऐप पर एक नया मॉड्यूल शुरू किया है और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पुनः आग्रह है कि उस मॉड्यूल को क्लिक करके शुरू करें। जिन्होंने गवर्नेंस का मंत्र तोड़ा और सरकार को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र से जोड़ा। 8 साल में देश ने देखा कैसे उनकी सरकार सेवा कर रही है बुजुर्गों की, बीमारों की, वंचितों की, दिव्यांगों की और जरूरतमंदों की। 8 साल में देश ने देखा कि कैसे उनकी सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की राह पर आगे बढ़ रही है। 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोलकर उनके हक का एक एक पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचा रही है। कैसे बिचौलियों की छुट्टी कर रही है। 8 साल में गरीब नागरिकों ने महसूस किया कैसे मोदी जी ने उनके परिवार के सदस्य की तरह उनके घर, पानी, दवाई, बिजली, गैस, बीमा, राशन और पक्की छत भी सुनिश्चित की। इस 8 साल लंबी सक्सेस स्टोरी को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटरेस्टिंग तरीके से जानना हो, रील लविंग जनरेशन को देश के अचीवमेंट से वाकिफ कराना हो तो फोन निकालिए, नरेंद्र मोदी ऐप पर जाइए और होम स्क्रीन में राइट बॉटम में लगे इस आइकन को टैप कीजिए। नरेंद्र मोदी ऐप हमेशा से इंटरेस्ट और एंगेजमेंट का कॉम्बिनेशन रहा है। देखिए, सबसे पहले विकास यात्रा सेक्शन, इंफोग्राफिक्स है, वीडियोस है, आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स है जो मोदी सरकार की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स दिखाएंगे। न्यू इंडिया के यंग माइंड्स के लिए यहाँ है प्ले एंड लर्न सेक्शन। यहाँ आकर मोदी गवर्नमेंट की जन सेवा पर आधारित क्विज के जवाब दीजिए। सही वर्ड सर्च करिए, जंबल वर्ड को सुलझाइए, व्हील ऑफ प्रोग्रेस घुमाइए, सही इमेज को गेस करिए या कार्ड को स्क्रैच करिए। प्ले एंड लर्न के साथ आप सेवा स्कोर भी अर्न कर सकते हैं, अट्रैक्टिव प्राइजेस जीत सकते हैं और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी से इंटरैक्शन का मौका भी प्राप्त कर सकते हैं। क्रिएट एंड शेयर सेक्शन में आप पीएम मोदी का कोड सिलेक्ट कर कार्ड भी पा सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। संपर्क से समर्थन में आप योजनाओं के लाभार्थियों की रील्स देख सकते हैं या आप खुद ऐसे लाभार्थियों से मिलकर उनसे बातचीत का वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। इंस्पायर्ड सिटीजंस मोदी जी की टीम बनकर यहां देश के लिए प्लेज भी दे सकते हैं। देश के लिए मोदी जी जरूरी है और जरूरी है हम सबका उनके साथ होना। नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करें, दोस्तों को भी प्रेरित करें और हिस्सा बने 8 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण यात्रा का। जय हिंद। सभी मीडिया के साथियों को इस ऐप के बारे में और ये जो वीडियो है और अन्य जानकारी भी हम लोग ईमेल और आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से दे देंगे। अब मेरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से आग्रह है कि आज के पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। आज के इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत सरकार में मंत्री बहन स्मृति ईरानी जी, हमारे छोटे भाई और सरकार में मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे महामंत्री अरुण सिंह जी, सीटी रवि जी, हमारे तरुण चुग जी महामंत्री और हमारे अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी आपने 8 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसके लिए समर्पित नरेंद्र मोदी जी की सरकार का थीम सॉन्ग में आपने कम समय में सारी बातों को रखने का प्रयास किया गया है, जिसको आपने एक थीम गीत के माध्यम से आपने देखा। उसके साथ साथ आपने अभी एक वेबसाइट हमने लॉन्च की
माइक्रोसाइट ये नमो ऐप पर इनोवेशन भारतीय जनता पार्टी का और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के कार्य करने में हमेशा हम सबको दिखता है। और उसी इनोवेशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो ऐप के तहत माइक्रोसाइट में जा करके एक नया मॉड्यूल खड़ा किया है जो इंटरेस्टिंग भी है, इंटरैक्शन भी है, इंफॉर्मेशन भी है और इनोवेशन भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मॉड्यूल में को गेमिफाई किया गया है। एक खेल के माध्यम से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लें, यंग इंडिया जुड़े, यूथ जुड़े और वो इसको कैसे इस माइक्रोसाइट में जाकर के गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में एक जानकारी हासिल करेगा। इसमें इसी माइक्रोसाइट में है प्ले एंड लर्न। इसी माइक्रोसाइट में आपने देखा भी, उन्होंने परिचय में बताया कि स्क्रैच करो, क्विज़ खेलो, क्विज़ के माध्यम से आप अपने स्कोर बढ़ाओ और स्कोर बढ़ाते हुए यू कैन रीच अ पर्टिकुलर लेवल। तो यूथ इंडिया को इनोवेशन के माध्यम से, इस माइक्रोसाइट के माध्यम से कौन से काम सरकार ने 8 साल की अवधि में किया है और उसकी राइट इन्फॉर्मेशन और उसको जानने के साथ साथ एक गेम के तरीके से खेलने का इस वेबसाइट में प्रयोजन किया गया है। तो इसके साथ साथ जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनको इस सैचुरेशन पॉइंट तक हमारे एमपीज और एमएलएज कैसे पहुंच सकते हैं, वो जिन जिन बेनिफिशियरीज से मिलते हैं उनके वीडियोस वो अपलोड करके इसमें डाल सकते हैं, वो उसको शेयर कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि एमपीज और एमएलएज भी इस माइक्रोसाइट का उपयोग करते हुए अपने अपने क्षेत्र में बेनिफिशियरीज के सैचुरेशन पॉइंट को, यानी लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको जानने के लिए और एमपी और एमएलए हमारे कितना इसका काम कर पा रहे हैं, इसको हमें जानने के लिए यह माइक्रोसाइट बहुत ही लाभकारी होगी। यानी वी आर ट्राइंग कि इस इनोवेशन के माध्यम से हम पार्टिसिपेटिव बनाएं और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वह रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हुए लास्ट माइल डिलीवरी में अपना उपयोग कर सकें। यह इसमें करने का उपयोग किया गया है। तो मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी इस वेबसाइट के बारे में, एक बैकग्राउंड आपके सामने रखने की कोशिश की है। आज जब हम इस संवाददाता सम्मेलन में एकत्र आए हैं तो हम देश अमृत महोत्सव भी मना रहा है आज़ादी के, और देश 8 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको भी मना रहा है। अब ये जो शब्द है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं ढूंढ करके निकाले गए हैं। ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है, ये मोदी गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है, ये मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सारे कार्यक्रमों को गवर्न करने के लिए किस दिशा में जाना है उसका एक तरीके से कहिएगा कि यह इस बैकग्राउंड में उन्होंने चलने का निर्णय किया है। यह हमको इसमें से समझ में आता है। मैं जब अब कम समय में 8 साल की गाथा तो बताना बड़ा मुश्किल है और किसी के लिए भी इसको कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अगर पहली बात कहेंगे तो मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है। टुडे वी सी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, टुडे वी सी a proactive government, today we see pro-responsive government, और यह हमारे अंतिम पायदान पे उसकी सेवा के लिए तत्पर दिखती हुई सरकार है। जो समाज है उसको मजबूती करने के लिए यह कमजोर है की बात करते हैं तो आप कल्चर वाली सरकार दिखती है। जितना हुआ कर दिया भाई, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। ये कल्चर था। दिस वॉज द जनरल सेइंग
वाक्यों में इसी तरीके से राजनीति को ट्रांसलेट किया जाता था, आप लोगों की भाषा में उसको डिकोड किया जाता था। आज स्पष्ट है, मोदी है तो मुमकिन है, और ये आम व्यक्ति की आवाज है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं है, ये आम व्यक्ति की आवाज है कि यस, इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज देयर, दिस इज पॉसिबल। मोदी है तो मुमकिन है, यह परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब चीजें, भ्रष्टाचार, अनाचार, इन सब को चैलेंज करते हुए और जिसको हम कहते हैं धत्ता दिखाते हुए, इसको कन्फ्रंटिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे से लड़ाई लड़ने की मानसिकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल में काम किया है। और क्या किया है? सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकासवाद की एक अविरल यात्रा, न रुकने वाली यात्रा, इसका प्रारंभ किया है। अगर इसी में हम देखें तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, और उसके साथ जो हमारी स्कीम्स हैं वो सारी उसी तरफ जाती हैं जो महिलाओं को और युवाओं को सशक्तिकरण देता है। इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है, और आप सब जानते हैं कि उसका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। अगर अंत्योदय की बात करें तो गरीबी उन्मूलन का विषय, उसको हम लोगों ने बहुत तीव्र गति से आगे रखने का प्रयास किया है। नेशन फर्स्ट ये कहने के लिए नहीं था, मैं आगे आकर के आपको बताऊंगा कि हमारे सारे प्रोग्राम्स कैसे नेशन फर्स्ट की तरफ हमारी पॉलिसीज डायरेक्ट हुई हैं, उसको भी हमको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो बदलाव की कहानी है, यही हमारी प्रगति की निशानी रही है। पहली स्कीम्स कागज पर बनती थी, मैं एक लंबे समय तक एमएलए भी रहा हूं, मुझे मालूम है जमीन पर कैसे काम होता था। कागज पर स्कीम बनती थी, कागज पर ही इंप्लीमेंट हो जाती थी और कागज पर ही उद्घाटन हो जाता था। आज डिक्लेरेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। नीचे तक उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो इकोनॉमी की चर्चा हम करते हैं तो आपके ध्यान में आया होगा कि कोरोना की मार के पश्चात और यूक्रेन की लड़ाई के पश्चात भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, हमारे आईएमएफ ने गरीबी की रेखा को भारत में 22% से रिड्यूस करके 10% पर लाके खड़ा कर दिया है। दैट मीन्स 12% लोग बीपीएल के दायरे से निकल करके, गरीबी की रेखा से निकल करके आगे आए। उसी तरीके का दूसरा प्रोजेक्शन रहा कि जहां अति गरीब की संख्या 1% थी, वो भी रिड्यूस होकर के 0.8% आ गई है, और उसको भी स्टेबल रखा है। ये सारी कोरोना की लड़ाई में, कोरोना के आपदा में, और इसके साथ साथ बाकी सारी चीजों में। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स की बात करें तो वो डबल हो गई है। और मैं आंकड़ों में आपको रख रहा हूं, छोटी सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि एक गो थ्रू हो जाए, सो दैट आपकी मेमोरी लेन में भी वो रिफ्रेश हो जाए। फॉर दैट ओनली आई एम जस्ट। अब बात करेंगे राज्यसभा की रेस की। दरअसल 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कल रात 16 और कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है। जश्न की ये तस्वीर राजस्थान के सीकर की है। घनश्याम तिवारी को राज्यसभा के लिए बीजेपी टिकट देने का ऐलान जैसे हुआ, सीकर में तिवारी के घर और बाहर जश्न शुरू हो गया। शहर में कई जगह की कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की तो घर में एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। राज्यसभा की टिकट जो केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे दी है, मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनका ऋणी हूं, और उन्होंने जो मेरे से चाहा है उसी राह पर चलकर मैं काम करूंगा। राज्यसभा के लिए बीजेपी के 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इनमें उत्तर प्रदेश से 6 नाम शामिल हैं। यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल,
सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। निर्मला सीतारमण और जग्गेश कर्नाटक से उम्मीदवार हैं, तो पीयूष गोयल और सुखदेव राव बोंडे महाराष्ट्र से, कविता पाटीदार मध्य प्रदेश से बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो कल्पना सैनी उत्तराखंड से, हरियाणा से कृष्णलाल पंवार बीजेपी उम्मीदवार होंगे, जबकि बिहार से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल का नाम फाइनल किया गया है। उधर जेडीयू ने भी बिहार से अपने कोटे का एकमात्र टिकट फाइनल करते हुए जेडीयू झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को टिकट दिया है, यानी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का टिकट साफ। आरसीपी सिंह के टिकट पर पिछले काफी समय से अटकलें चल रही थी। सवाल उठता है कि अब आरसीपी सिंह कब तक केंद्रीय मंत्री रह पाएंगे। राज्यसभा में उनका कार्यकाल जुलाई में खत्म हो जाएगा। केंद्र में मंत्री बनने के पूर्व वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता भी रह चुके हैं। कभी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी थे। लेकिन बताया जाता है कि अब नीतीश कुमार के उनके संबंध पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि जेडीयू इसे लेकर कुछ बोलने से बच रही है। खीरू महतो जी पार्टी के पुराने साथी हैं। समता पार्टी का निर्माण हुआ उस समय से लेकर और उसके पहले जब लोकदल में हम लोग एक साथ होते थे तब से नीतीश कुमार जी के साथ काम करते रहे हैं। तो उस तरह के व्यक्ति को दिया गया है साधारण कार्यकर्ता के रूप में। विधायक जरूर रहे लेकिन साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा पार्टी की सेवा की। देखिए आरसीपी सिंह जी पार्टी के सम्मानित नेता हैं। 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो रहे इन चुनावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। और कौन है, मैं बार बार बोलता हूं, ये कोई कास्ट के माध्यम से नहीं है, ये बाय प्रोफेशन है। रेडी वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, फेड़ी लगाने वाला, रैग पिकर, ये बाय प्रोफेशन, बार्बर बेचारा जो बाल काटता है, जो रेडी चलाता है, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को चुन चुन करके 50 करोड़ लोगों को यह आयुष्मान भारत का 5 लाख का एनुअल हेल्थ कार्ड दिया गया है। और इसमें आपको जानकर के खुशी होगी कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुविधा उठा ली है। 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर खर्च हो चुका है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने तय किया है कि 12 करोड़ से ज्यादा घरों में हम पानी पहुंचाएंगे, नल से जल, और 9 करोड़ पहुंच चुके हैं। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, 2 करोड़ 81 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से इसकी मर्मता समझाना चाहता हूं क्योंकि गांव से आता हूं। आपको शायद उन बच्चों की साइकोलॉजी मालूम ही नहीं है जिनके घर में बिजली नहीं है। वो उनका जीवन में डिग्निटी नाम की चीज कितनी कॉम्प्रोमाइज है इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। वो पढ़ने के लिए किसी दूसरे के घर में जाते हैं और इसकी संख्या छोटी नहीं थी। 2 करोड़ 18 लाख घरों को बिजली पहुंचाई गई है, यानी लिविंग विद डिग्निटी। ये 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया गया। बार बार लोग बोलते हैं टॉयलेट्स दिए गए, टॉयलेट दिए गए। नो, इट्स नॉट दैट ओनली। आप लोग तो गांव में घूमते ही होंगे, आप लोग कवर करने जाती हैं। गांव में बताइए औरतें झुंड का झुंड बना करके निकलती थी कि नहीं निकलती थी फॉर द डेली नीड्स। और इसका मतलब सिर्फ मां ही नहीं है, मां के साथ बच्चा भी है। इसका मतलब, और इसकी संख्या छोटी नहीं है, 11 करोड़ है। तो यानी 11 करोड़ लोग इस देश में 70 साल की आजादी के पश्चात डिग्निटी के साथ जी नहीं पा रहे थे, यह स्थिति थी। और मोदी जी ने 8 साल के अंदर उनको लाइफ विद डिग्निटी देने का काम किया है। 130 करोड़ की जनता में 11 करोड़ महिलाएं हों और 130 करोड़ की जनता में एक एक बच्चा भी होगा तो 11 करोड़ बच्चे हों। तो ऐसे देश को अगर हम कहें कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो इसका ट्रू अर्थ हमको इसमें से समझ सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं। जल जीवन मिशन की मैंने आपसे बात की। हमारे बगल में बैठे हैं पूर्व के पेट्रोलियम मिनिस्टर, उज्ज्वला योजना इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से उसको शुरू की, 9 करोड़। और मैं तो बार बार लोगों को बोलता हूं कि हेल्थ का इशू देखिएगा तो पल्मोनरी डिजीज, और पल्मोनरी डिजीज के साथ साथ ये लंग्स का इंफेक्शन, ये महिलाओं का कम हुआ। इतना ही नहीं, अगर शौचालय की बात करें तो वाटरबोर्न डिजीजेस कम हो गए क्योंकि स्वच्छता आ गई। ये चेंजेस आए हैं, इसको हमको समझना चाहिए।
इसलिए उज्ज्वला ने महिलाओं का सशक्तिकरण जिस तरीके से किया है वह भी हम सबको ध्यान में आता है। 2.38 हाउसेज बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब मैं ही पहले एमएलए होता था, एक इंदिरा आवास योजना होती थी, 40,000 रुपए दिया जाता था। ये आपको ग्राउंड की बात सुना रहा हूं। और हमारे को बोलते थे कि नड्डा जी आप एक पंचायत में 2 घर बता दीजिए, 40,000 रुपए दे दें। दिस वॉज द पेस ऑफ आवास योजना। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना 2,38,00,000 घर बन करके तैयार दे दिए गए। पक्की छत, रसोई का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, शौचालय, बेडरूम, सारी फैसिलिटीज। उसी तरीके से हम अगर आत्मनिर्भर की बात करें तो हर गरीब को घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, गैस का कनेक्शन मिले, हर गांव को इंटरनेट मिले। अब देखिए, आप और हम तो इंटरनेट में रहते हैं, इंटरनेट के युग में रहते हैं। पूछते हैं कहीं रात को गुजारना पड़ जाए तो हमारा पहला प्रश्न होता है यहां वाईफाई है, यहां पे जैसे एज इफ मेरी दुनिया ही समाप्त हो जाती है। दिस इज अवर लाइफस्टाइल। आप उन गांवों की बात सोचिए ना, और गांव कितने हैं? 6 लाख प्लस 6 लाख, और सबको इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, नेटवर्क बिछाना, ये काम 8 साल में हुए। 8 साल बेमिसाल की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। और ये है उनको एम्पावरमेंट देना, उनको लाना। मैं बार बार एमएलए का जिक्र करूंगा, लेकिन हमारा एक्सीएन हमको बोलता था कि आपके बजट में 40 लाख हैं, आपके 40 सड़कें हैं, आप बताइए 1-1 लाख सब में डाल दूं, या आप कोई 2 सड़क बताएंगे तो मैं 20-20 लाख देकर के 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर उसको बना दूंगा। दिस वॉज द प्लाइट। एंड टुडे 6 लाख विलेजेस आर बीइंग कनेक्टेड विद ऑल वेदर रोड। यह है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रूप, जिसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की और बॉर्डर रोड्स की बात करें तो हमारे पास 6,769 किलोमीटर्स की रोड्स और ब्रिजेस सिर्फ ये जिसको हम कहते हैं बॉर्डर एरिया में, चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर एरिया में 6,763 किलोमीटर्स की रोड बनी है। 15,000 मीटर्स की ब्रिजेस बने हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि 100 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए गए, कभी सोचा नहीं था, और भारत ने इसमें भी एक अपना स्थान स्थापित किया। चंद्रयान और मंगलयान के मिशन पर फोकस करके हम काम कर रहे हैं। विमेन की बात अगर हम करें तो उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर के, सुकन्या योजना से लेकर के, मातृशक्ति की बात करते हुए। और यहां मैं आपके सामने एक बात जरूर बताना चाहूंगा, कभी आप लोगों को इसकी कल्पना नहीं हुई होगी, लेकिन मैं शेयर करता हूं। राइट फ्रॉम कंसीविंग ऑफ ए वुमन टिल डिलीवरी विथ ऑल कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे की सारी चिंता भारत सरकार कर रही है। ये आप इसको समझिए कि किस तरीके से मैटरनिटी इशू को, महिला के इशू को प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है। ये छोटी घटना नहीं है। द डे अ वुमन कंसीव्स, राइट फ्रॉम दैट डे टीकाकरण शुरू हो जाता है। हर 2 सप्ताह बाद उसकी चेकिंग शुरू हो जाती है। वहां से डिलीवरी तक, डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा करके वापस उसको पहुंचाना, उसको उसके लिए व्यवस्था करना, ये सारी चीजें भारत सरकार ने विमेन की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए करने का काम किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक विषय मैं जरूर कहूंगा कि हमने संस्कृति की भी रक्षा की है, और चाहे वो भव्य राम मंदिर बनने का सवाल हो, चाहे वो भव्य काशी हो, चाहे हमारा भव्य और दिव्य काशी हो, महाभारत सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो, रामायण सर्किट हो, केदारनाथ का पुनरुद्धार हो, सोमनाथ का विकास हो, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यह भी मॉडर्न इंडिया का एक तरीके से भारत के इतिहास को प्रतिलक्षित करने का एक बहुत बड़ा एक केंद्र बना है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा। और इसके साथ साथ मैं यह भी जरूर कहना चाहूँगा कि नेशनल हमारा ये डिफेंस का अपना वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल कब का कॉन्सेप्ट था? 2014 में मोदी जी ने क्लियरेंस दी, 2019 में बना करके खड़ा कर दिया। ये सारी चीजों के प्रति जो काम हुआ है, पंचतीर्थ की बात हम करते हैं,
मऊ से लेकर के लंदन में जहाँ डॉक्टर अंबेडकर पढ़े वहाँ से लेकर के कहाँ उन्होंने अपना ये महापरिनिर्वाण हुआ उनका, कहाँ उन्होंने दीक्षा ली, ये सारी जगहों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम यह भी भारत सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है, यह हम सब लोग जानते हैं। अगर हम दिवस की दृष्टि से देखें तो फिर संविधान दिवस, तो संविधान तो 26 नवंबर को निश्चित रूप से चर्चा में आ गया था, लेकिन संविधान दिवस मनाने का काम किया तो इस सरकार ने किया। सामाजिक समरसता दिवस का तय किया तो वह भी सरकार ने तय किया। विभाजन विभीषिका दिवस तय किया तो वह भी सरकार ने 14 अगस्त को तय किया। राष्ट्रीय एकता दिवस उसको भी हमारी सरकार ने तय किया। जनजातीय गौरव दिवस उसको भी हमारी सरकार ने तय किया। तो यानी ये दिवस भी अपने आप में भारत की संस्कृति और भारत के लिए काम करने वाले लोगों को, योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस, वी वेंट ग्लोबल और दुनिया में उसका हमने एक स्थान बनाया, वह भी हम सबको ध्यान में रखता है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एक, जिसको हम कहते थे कि एक पिछड़ा इलाका, कटा हुआ इलाका, अलग से देखने का दृष्टिकोण, यह हमारी केंद्र की सरकार ने रखा था। उसकी मेन स्ट्रीमिंग अगर की गई है तो वह मेन स्ट्रीमिंग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। बंद और ब्लॉकेट से निकल करके आज वह मेन स्ट्रीम में आज आया है। लगभग 50 टाइम्स हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा हो चुका है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्व के प्रधानमंत्री जो असम से ही आते थे वो कितनी बार दौरा किए थे, लेकिन ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूर है कि आप जरा पता कीजिएगा कि व्हाट डिफरेंस नॉर्थ ईस्ट इज मेकिंग टुडे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से अगर हम कहें नागालैंड का पीस समझौता 2015, NLFT का समझौता 2019, ब्रू रियांग का समझौता 2020, बोडो शांति समझौता 2020, कार्बी आंगलोंग समझौता 2021, ये सब पेंडिंग इश्यूज थे नॉर्थ ईस्ट के। बट आई एम गिविंग यू जस्ट अ ब्रीफ पिक्चर ईयर वाइज कि नॉर्थ ईस्ट के कितने समझौते भारत सरकार ने किए और वहां पर पीस लाने के लिए क्या क्या काम हुआ है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि 1500 करोड़ का एक स्पेशल बजट का प्रावधान नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया है। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट, हमारी अपनी, हमारा इंटरेस्ट, देश का इंटरेस्ट, इसको ध्यान में रख करके उस पॉलिसी को भी बनाया है। पड़ोसियों के साथ विशेष ध्यान देने की योजना भी बनी। हमने अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत किए, गहरे किए। और इतना ही नहीं, अगर कोई देश पर संकट आया तो हमारे लोगों ने फॉरेन पॉलिसी का उपयोग करते हुए, फिर चाहे अफगानिस्तान से लोगों को लाना हो, यमन से लाना हो, यूक्रेन से लाना हो, और छोटी संख्या नहीं है ये ऑपरेशन गंगा, ये राहत, ऑपरेशन राहत, ये छोटी संख्या नहीं है। 23,000 लोग आए हैं, 1400 सॉर्टीज लगी है, 140 सॉर्टीज लगी हैं। तो ये सारे काम को प्रोएक्टिव तरीके से करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सारे इवैक्यूएशंस इस बात को बताते हैं, कोई और देश ने नहीं किया वो, लेकिन हमारी सरकार ने किया। इसलिए हम कहते हैं वी आर रिस्पॉन्सिव, प्रोएक्टिव एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कोविड की बात बहुत हो गई है, मैं फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं। देश के, दुनिया के दूसरे कोनों से 20 साल, 27 साल, 28 साल बाद कोई वैक्सीन लेके हमारा देश आता था, और उसके बाद वो पोलियो का, पल्स पोलियो का प्रोग्राम लेता था, टेटनस का प्रोग्राम लेता था, मलेरिया का प्रोग्राम लेता था, स्मॉल पॉक्स का प्रोग्राम लेता था, चिकन पॉक्स का प्रोग्राम लेता था। ऑल दीज वैक्सीन्स हैव रीच्ड इंडिया 20 to 30 years later। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में आया और 2021 की जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन दी। 192 करोड़ ऑफ डोजेज तो दिया ही दिया है। मैं यहां आपके सामने ऐड करना चाहता हूं, 100 कंट्रीज को 18.5 करोड़ वैक्सीन हम लोगों ने पहुंचाई है, वैक्सीन मैत्री की दृष्टि से। यानी इंडिया अब लेने वाला इंडिया नहीं है, ये देने वाला इंडिया है। एंड 48 कंट्रीज हैव गॉट वैक्सीन to the tune of 1 crore 50 lakh doses free of cost to 48 countries। तो यह भी हमने करने का प्रयास किया है। यानी भारत में तो लगे ही 192 करोड़ का डोजेज, और डबल डोज के साथ आप बूस्टर लेकर के भी तैयार बैठे हैं। यह देश को बदलने की स्थिति का एक बहुत बड़ा परिचायक है। यह हम सबको के ध्यान में आता होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, पूरी ऑल इंफॉर्मेशन
और सारे आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कि हम निश्चित रूप से भारत एक बदलता भारत, एक बदला हुआ भारत, इस मानसिकता के साथ 8 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको ध्यान में रखते हुए काम में जुटे हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि लगभग दर्जन भर देशों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने देश के सर्वोच्च पदों से, यानी सर्वोच्च सम्मान से उनका सम्मान किया है। यह भारत की बदलती छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने हासिल की है और हम सब लोगों ने तय किया है कि ये 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम को लेकर हम एक पखवाड़ा मना रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड के माध्यम से उन्होंने जो हमारे गरीब बच्चे जिनके माँ बाप कोरोना में नहीं रहे, उनके साथ वार्तालाप करते हुए उनको सपोर्ट करने का जो निर्णय किया था उसको आज इम्प्लीमेंट किया है। स्मृति जी का मंत्रालय ने उसको कोऑर्डिनेट किया है। कल किसानों का कार्यक्रम होगा और उसमें वो किसानों को संबोधित करेंगे। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।